हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, पाकिस्तानी मिसाइल, सीक्रेट मिसाइल सैंक्शनड बाय यूएसए। तो देखते हैं कौन सी ये मिसाइल है जिसको यूएसए को सैंक्शन करना पड़ा। आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो यूएसए हैज सैंक्शनड एनडीसी। व्हाट इज एनडीसी? एनडीसी इज नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि हम इंडिया में डीआरडीओ का नाम जानते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सारे इंडिया के वेपन्स को डिज़ाइन करती है, हमारे एयरक्राफ्ट से रिलेटेड काम करती है, और मिसाइल प्रोग्राम्स जो है हमारे वो डीआरडीओ के अंडर आते हैं सारे, रिसर्च से लेकर डिज़ाइनिंग तक के। वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जो मिसाइल्स को डेवलप करने का काम है, डिज़ाइन करने का काम है, वो काम करती है एनडीसी। और एनडीसी ही वो फर्म है जिसके ऊपर यूएसए ने लगा दिए हैं सैंक्शंस, और इसके साथ उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं इससे रिलेटेड 3 और फर्म्स के ऊपर। ये सैंक्शंस जो है ये फ्रीज कर देंगे इनके यूएस एसेट्स को। इनके जितने भी एसेट्स हैं अमेरिका में वो टोटली फ्रीज हो जाएंगे, और साथ में इनके जितने भी अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, जहाँ जहाँ पे इनके बिजनेस हैं, जिन जिन से ये इंपोर्ट करते हैं या जिन जिन के साथ इनके टाइज हैं, वो बिल्कुल स्नैप हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे। The aim is to stop spread of weapons of mass destruction and ensure global safety। ये यूएसए का कहना है कि उन्होंने ऐसे सैंक्शंस क्यों लगाए हैं, ताकि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ख़त्म किया जा सके और ग्लोबल सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। और पाकिस्तान ने इसका क्रिटिसिज्म किया है कि हमारे तो ऐसे कुछ एक्शंस थे ही नहीं, हमने जितने भी आज तक न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बनाए हैं, जितने भी मिसाइल्स बनाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डेटरेंस के लिए बनाए हैं, हम किसी ग्लोबल डिस्ट्रक्शन में बिलीव नहीं करते, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को कि ऐसा क्या है कि अमेरिका को ये वर्ड्स यूज़ करने पड़े पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम के लिए। आज तक पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम, जो कि जिसको पूरी दुनिया कहते हैं कि वो यूएसए द्वारा सपोर्टेड प्रोग्राम है, उसी को पाकिस्तान को क्यों सैंक्शन करना पड़ा? क्या ऐसा रीज़न था कि यूएसए को सैंक्शन करना पड़ गया पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम, और यूएसए और पाकिस्तान इससे नाखुश क्यों है? देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं ये फर्म्स हैं कौन सी जिनको सैंक्शन किए। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जो है वो पाकिस्तान का की प्लेयर है मिसाइल प्रोग्राम के अंदर, और ये लोग इन्वॉल्व हैं फॉर डेवलपिंग द मिसाइल सिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स की बात करें, उसके ऊपर उसके अंदर सबसे बड़ा जो नाम आता है वो शाहीन का, अबाबील का या बाबर मिसाइल्स का नाम आता है। इन सब की जो डेवलपमेंट है वो एनडीसी द्वारा ही की जाती है। एनडीसी इज अ डिफेंस एरोस्पेस बॉडी। इसका गठन जो है 1990 में किया गया था फॉर डेवलपिंग पाकिस्तान मिसाइल सिस्टम्स इंक्लूडिंग शाहीन एंड बाबर सीरीज, जो कि सबसे फेमस सीरीज है पाकिस्तान की। By freezing assets, they aim to limit the complex ability to operate internationally। अब ये इंटरनेशनल ऑपरेशंस इनके लिए करने मुश्किल हो जाएंगे अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से। हो सकता है और भी बहुत सारी कंपनीज जो इंटरनेशनली इनके साथ ट्रांजैक्शंस करना या इनके साथ कोई भी बिजनेस करना पसंद ना करें, या सैंक्शंस की वजह से बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाए, जिसके वजह से ये अपने मिसाइल प्रोग्राम को ईजिली आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इनके ऊपर सैंक्शंस को लगाने के। पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास मिसाइल्स हैं कौन कौन सी मिसाइल्स जो है पाकिस्तान पोजेस करता है। इसमें गौरी क्लास है जिसकी मैक्सिमम रेंज जो है 2300 किलोमीटर तक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज है। उसके बाद आती है अबाबील। अबाबील जो है उसको 2016-17 के आसपास पाकिस्तान में जो है कमीशन किया गया था। ये पहली ऐसी मिसाइल सिस्टम थी जो MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसके ये इस टेक्नोलॉजी को पोजेस करने वाली पहली मिसाइल सिस्टम जो पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री के अंदर इक्विप करके इंडक्ट की थी, वो थी अबाबील। बहुत फेमस न्यूज़ थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने इंडिया से पहले MIRV टेक्नोलॉजी के अंदर अपना पहला मिसाइल सिस्टम जो है इंडक्ट कर लिया है। MIRV मिसाइल सिस्टम में क्या होता है कि एक ही मिसाइल के अंदर मल्टीपल वॉर हेड्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं, यानी कि वो मिसाइल जैसे ही एटमॉस्फेयर से कंट्री के या अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और री एंट्री करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो मल्टीपल वॉरहेड्स में स्प्लिट हो जाती है, और वो हर जो वॉरहेड है वो मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और हिट कर सकता है। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। अगर आपके पास एक एंटी मिसाइल सिस्टम है जो डिफेंस करता है मिसाइल से, तो जब भी आप उसको लॉन्च करते हैं तो वो एक मिसाइल को जाके हिट करता है। लेकिन अगर वो मल्टीपल वॉरहेड्स में ऑलरेडी स्प्लिट हो चुकी है, तो आपको मल्टीपल एंटी डिफेंस मिसाइल्स को लॉन्च करना पड़ेगा उन सब के सब वॉरहेड्स को ट्रैक डाउन करने के लिए और उनको हंट करने के लिए, जिसकी वजह से इसको ट्रैक डाउन करना और इसको हंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया ने 2024 में टेस्ट की है, सक्सेसफुल इसका टेस्ट हुआ है, जिसके हम आगे बात भी करेंगे ऑपरेशन दिव्यास्त्र के अंदर। लेकिन पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी को 2016-17 में अपनी मिलिट्री के अंदर इंडक्ट कर लिया था।
नेक्स्ट मिसाइल है इस सीरीज में शाहीन 2, जिसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जो लॉन्च की जाती हैं, जहाँ से वो लॉन्च होती हैं वो सीधा एटमॉस्फेयर के बाहर जाती हैं, उसके बाद वो ट्रैवल करते हैं अपनी टारगेट की तरफ और वापस री एंट्री लेती हैं और अपने टारगेट को ऊपर से वर्टिकली ऊपर से आके हिट करती हैं। ये होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, क्योंकि इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक लिमिटेड है। इसी की थर्ड जो वर्जन है मार्क 3 जो है, उसकी जो टोटल रेंज है 2750 किलोमीटर्स है, जो कि लगभग लगभग पूरे इंडिया के मैप को कवर करती है। यानी कि शाहीन 3 के साथ पाकिस्तान ने ये एबिलिटी, और ये दोनों मिसाइल्स जो हैं, तीनों मिसाइल्स जो हैं ये न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती हैं। यानी कि इन मिसाइल के साथ पाकिस्तान ने इंडिया का पूरा मैप जो है अपनी मिसाइल सिस्टम के रेंज के अंदर कर दिया है, जिसकी वजह से वो इंडिया के किसी भी टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और बाबर 2 जो है, बाबर सीरीज जो है वो पाकिस्तान की क्रूज मिसाइल सिस्टम सीरीज की मिसाइल है। क्रूज मिसाइल सिस्टम्स वो मिसाइल्स होती हैं जो बैलिस्टिक पाथ फॉलो नहीं करती, जो डायरेक्टली अर्थ की ट्रेजेक्ट्री के साथ ट्रैवल करती हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी मिसाइल्स को देखा होगा, वो जब वर्टिकली लॉन्च होती हैं थोड़ी देर में ही वो अपना ट्रेजेक्ट्री जो है उसको हॉरिजॉन्टल कर देती हैं और अर्थ की ट्रेजेक्ट्री के साथ ही ट्रैवल करती हैं। ऐसी मिसाइल्स को जो ट्रैक करना है वो काफ़ी मुश्किल होता है। ये रडार की रेंज के बिल्कुल नीचे रह जाती हैं। जो रडार्स हैं वो ऊपर काम करते हैं, जबकि अर्थ की ट्रेजेक्ट्री के साथ ट्रैवल करके ये अपने टारगेट्स को ईजिली हिट कर पाती हैं। भारत के पास भी क्रूज मिसाइल्स हैं जो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन पाकिस्तान की जो फेमस क्रूज मिसाइल है वो एक ही है, वो है बाबर 2, जिसकी जो रेंज है वो लगभग लगभग 750 किलोमीटर के आसपास ही बताई जाती है। और ये टॉमाहॉक मिसाइल सिस्टम से ही डेवलप्ड है। टॉमाहॉक जो है वो अमेरिका की सबसे फेमस मिसाइल सिस्टम है, एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जिसको अमेरिका ने डेवलप किया था। इसको उन्होंने काफ़ी यूज़ किया एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग इराक वॉर एज वेल एज ड्यूरिंग अफगानिस्तान वॉर। तो इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि टॉमाहॉक मिसाइल जब अफगानिस्तान में यूज़ की गई थी तो उसके कुछ मलबे जो पाकिस्तान में गिरे थे, उन्हीं की रिवर्स इंजीनियरिंग करके ही पाकिस्तान ने बाबर 2 डेवलप की थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के खुद के एक्स प्रेसिडेंट जो हैं उनका ये खुद का बयान है कि ऐसा पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये मिसाइल सिस्टम जो है ये डेवलप किया है, बाबर 2। नेक्स्ट अब यूएसए ने कहा क्या है, मतलब हमने पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम तो देख लिया कि कौन कौन से मिसाइल्स हैं और कहाँ कहाँ वो टारगेट कर सकते हैं, क्या उनकी रेंजेस हैं, क्या क्या वो काम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंडिया को वो टारगेट कर सकते हैं। अभी यूएसए ने उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगा दिए हैं। पहले देखते हैं कि यूएसए की स्टेटमेंट क्या क्या बोला है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनके डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर की है। इन्होंने क्या कहा है, कैंडिडली इट्स हार्ड फॉर अस टू सी पाकिस्तान एक्शंस एज एनीथिंग अदर देन इमर्जिंग थ्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो एक यूनाइटेड स्टेट्स के लिए थ्रेट बन गया है, एक ऐसा कंट्री जो यूएसए के लिए एक इंपॉर्टेंट एलाई था ड्यूरिंग अफगानिस्तान वॉर या ड्यूरिंग मल्टीपल वॉर्स जो यूएसए ने देखी हैं इन द मिडल ईस्ट। तो उस टाइम पे पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट एलाई रहा है यूएसए का। इवन ड्यूरिंग 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, यूएसए ने काफ़ी एक्टिवली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था उस वॉर के टाइम पे। तो अभी ऐसा क्या हो गया कि यूएसए के जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनको कहना पड़ा कि ये थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स बन गया है। पाकिस्तान विल हैव द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक टारगेट्स वेल बियॉन्ड साउथ एशिया इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि यूएसए का जो मेन कंसर्न है, अब पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम इतना अच्छा हो गया है या हो जाएगा डेवलपमेंट के बाद कि वो साउथ एशिया से बाहर निकलने लगेंगे। यानी कि साउथ एशिया की यूएसए को कोई टेंशन नहीं है कि साउथ एशिया में वो क्या हिट कर सकते हैं, लेकिन साउथ एशिया के बाहर नहीं आना चाहिए। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो जाएगा कि जब पाकिस्तान साउथ एशिया के बाहर हिट करने की कैपेबिलिटी जब पाकिस्तान अगर डेवलप करता है तो उससे यूएसए को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो उससे हमें समझना पड़ेगा कि यूएसए के इंपॉर्टेंट एलाइज कौन से हैं जो साउथ एशिया के थोड़ा बाहर लाई करते हैं। अगर हम यूएसए के इंपॉर्टेंट एलाइज की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर अगर नाम किसी कंट्री का आता है वो है इसराइल। इसराइल जो है वो मिडल ईस्ट के बिल्कुल वेस्ट साइड में हमें नज़र आता है, और वो एक ऐसा कंट्री है जो अभी तक पाकिस्तान ने जितनी भी मिसाइल्स डेवलप की हैं उनकी रेंज के बाहर है। और पाकिस्तान ने रिसेंटली भी पिछले 2-3 साल में भी इसराइल के ऊपर काफ़ी कड़ी टिप्पणियाँ की हैं, काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दी हैं, इनफैक्ट उनको न्यूक्लियर थ्रेट्स भी दी हैं। तो अगर पाकिस्तान की मिसाइल्स डेवलप हो जाती हैं और वो इसराइल को हिट करने के लायक हो जाते हैं तो उस केस में यूएसए के सबसे इंपॉर्टेंट एलाई के ऊपर बहुत मेजर एक थ्रेट पाकिस्तान बन जाता है, जिस वजह से शायद पाकिस्तान ने जो सैंक्शंस हैं वो पाकिस्तान पे लगाए हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट का लाइकली मीनिंग है, द फैक्ट दैट पाकिस्तान मिसाइल्स के कुड पोटेंशियली एक्सटेंड देयर रेंज well beyond India into the Middle East must definitely be a factor for US to be concerned about security of its most important geographical ally. The US has had long geopolitical footprint dominance in the region since Cold War,
थैंक्स टू इसराइल। इसराइल की वजह से यूएसए का काफ़ी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा है वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में। अगर हम अफगानिस्तान वॉर की बात करें तो उसमें भी इसराइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जितने भी कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट के अंदर, जब भी उन्होंने कुछ ऐसा एंटी यूएस या कोई भी एंटी वेस्ट अपना स्टांस रखा है, तो उसमें इसराइल के थ्रू यूएसए ने काफ़ी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया है और काफ़ी अपनी वॉर्स जो हैं उसमें इसराइल का उन्होंने सपोर्ट लिया है अपनी वॉर्स को लड़ने के लिए, इंक्लूडिंग इराकी वॉर। तो ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई है यूएस का। अगर ये रेंज में आ जाता है पाकिस्तान की मिसाइल्स की, तो डेफिनेटली यूएस के लिए ये एक डेंजरस सिचुएशन बन जाएगी, जिस वजह से यूएसए ने सैंक्शंस जो हैं वो पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर लगाए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान का और इसराइल का स्टैंड ऑफ है, या पाकिस्तान और इसराइल की क्या प्रॉब्लम है। ऐसा क्या है कि इसराइल जो है पाकिस्तान की हिट लिस्ट में है। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो डिफेंस के जो वो इसराइल के लिए एक थ्रेट है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा पाकिस्तान और इसराइल के टाइज किस तरह के, उनके रिलेशंस किस तरह के हैं। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान और इसराइल के कोई फॉरेन रिलेशंस ही नहीं है। कोई भी ऐसी एम्बेसीज नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो इसराइल की हो, या इसराइल के अंदर पाकिस्तान की कोई हाई कमीशन एस्टेब्लिश नहीं है। पाकिस्तान इसराइल को फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करता। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग इसराइल कोई कंट्री ही नहीं है। पाकिस्तान का इसके अंदर जो स्टैंड है वो है कि पाकिस्तान इसराइल को तब रिकॉग्नाइज करेगा जब एक पैलेस्टीनियन स्टेट कंप्लीटली एस्टेब्लिश हो जाएगी विद ईस्ट जेरूसलम एज इट्स कैपिटल। एम्बेसीज इन इस्तांबुल एंड अंकारा एक्सचेंज नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो पाकिस्तान और इसराइल को अगर कुछ बातचीत करनी है तो करेंगे कैसे, अगर हाई कमीशन ही नहीं है। तो उसके लिए पाकिस्तान और इसराइल यूज़ करते हैं इस्तांबुल और अंकारा के अंदर अपनी एम्बेसीज को। इन दोनों की एम्बेसीज हैं तुर्की कंट्री के अंदर। ये दोनों सिटीज़ जो हैं तुर्की के अंदर लाई करते हैं। इन दोनों के सिटीज़ के अंदर इनकी एम्बेसीज हैं, हाई कमीशन एस्टेब्लिश हैं, जिसके थ्रू कोई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है तो ये वहाँ पे एक एम्बेसी टू एम्बेसी कांटेक्ट करके एक्सचेंज करते हैं, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस। जहाँ जहाँ इनको इंटेलिजेंस शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए इन दो एम्बेसीज का यूटिलाइजेशन करते हैं। Pakistan's position on pre-1967 Palestinian state with East Jerusalem as capital। पाकिस्तान का स्टैंड है कि 1967 की अरब वॉर के पहले, 1967 की 6 डे वॉर से पहले जो सोल्यूशन डिफाइन किया गया था कि दो स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगे, एक इसराइल और एक पैलेस्टीन, और पैलेस्टीन की जो कैपिटल है वो ईस्ट जेरूसलम रखी जाएगी। जब तक वैसा नहीं होता, जब तक वैसा पैलेस्टीन एग्जिस्ट नहीं करता, तब तक हम इसराइल के साथ कोई भी रिलेशंस को फॉर्मलाइज नहीं करेंगे, उनको नहीं मानेंगे। विकीलीक्स इंफॉर्मेशन अबाउट 2008 जूइश कल्चरल सेंटर मुंबई लिस्टेड इन दी टारगेट। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो विकीलीक्स के थ्रू हमें 2010 में पता चली थी। 2010 में विकीलीक्स ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है दुनिया की उसको बाहर निकाला था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि 2008 में ISI इज़ द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने 2008 मार्च के अंदर एक पीस ऑफ इंटेलिजेंस शेयर किया था मोसाद के साथ। मोसाद हमें पता होना चाहिए कि बहुत फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी है वर्ल्ड वाइड, जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो बहुत फेमस है अपने ऑपरेशंस के लिए वर्ल्ड वाइड। उन्होंने मुंबई अटैक से लगभग 6 महीने पहले मोसाद को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि कोई ना कोई मुंबई के जो कल्चरल सेंटर हैं जूइश का, वो टारगेट पे आ सकता है किसी ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, उसके ऊपर अटैक जो है वो प्लान हो सकता है मुंबई के अंदर। तो उस चीज़ से रिलेटेड उन्होंने इंटेलिजेंस जो है वो मोसाद के साथ शेयर की थी, और लगभग उसके 5-6 महीने के बाद ऐसा अटैक हमें देखने को मिला था जो मुंबई के अंदर ही हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें विकीलीक्स के थ्रू पता चली थी। 2020 पोस्ट अब्राहम अकॉर्ड्स, इमरान खान प्रेशराइज टू नॉर्मलाइज रिलेशंस। इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के इन 2020, उनका ये कहना था कि उनको प्रेशराइज किया गया है ड्यूरिंग अब्राहम अकॉर्ड्स कि पाकिस्तान ने इसराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर दे। ऐसा उनको प्रेशर दिया गया इंटरनेशनली यूएसए और यूएसए के एक और अलाई के द्वारा, जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया। इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है। अब्राहम अकॉर्ड्स वो हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट प्रेसिडेंसी थी, जब वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उस टाइम पे उन्होंने रिलेशंस जो है वो नॉर्मलाइज कराए थे इसराइल के और कुछ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के, इंक्लूडिंग यूएई, जिसमें इन कंट्रीज़ ने अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया था, हाथ मिलाया था पूरी दुनिया के सामने, जिसके बाद से हमने देखा था कि इसराइल के रिलेशंस काफ़ी कंट्रीज़ के साथ इम्प्रूव हुए थे। और उसी के बाद इंडिया ने भी एक एग्रीमेंट पे साइन किया था जिसमें इंडिया का जो एक ट्रेड रूट है वो यूएई और इसराइल से पास होकर यूरोप तक पहुंचेगा। तो अब्राहम अकॉर्ड्स जो है वो बात करते हैं उन अकॉर्ड्स की, उस ट्रीटी की, उस हैंड शेकिंग की जो इसराइल और यूएई और बाकी के कंट्रीज़ के बीच में साइन की गई थी।
उसी टाइम पे इमरान खान ने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर जो है वो उनके ऊपर भी आया था कि वो इसराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करें, और इसके अलावा एक प्रेशर उनको किसी ना किसी अरब कंट्री से भी सेम आया था जिसका उन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं किया। तो ये चारों इन्फॉर्मेशन जो है, ये पांचों जो पॉइंट्स हैं, ये एम्फेसाइज करते हैं कि इसराइल और पाकिस्तान का रिलेशन हिस्टोरिकली किस तरह से चला है। इनकी ना तो कोई फॉर्मल रिलेशंस हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं ये तुर्की के थ्रू। पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो प्री 1967 इसराइल वाले टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर है। विकीलीक्स से हमें पता चला है कि इन्होंने इंटेलिजेंस भी शेयर की है पास्ट में मोसाद के साथ, और 2020 में पाकिस्तान ने ये बताया कि उनके ऊपर प्रेशर था कि नॉर्मलाइज करें वो अपने रिलेशंस को इसराइल के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने उसको नहीं किया। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में और क्या क्या हुआ है पाकिस्तान और इसराइल के बीच में। तो जूइश स्टेट जो है उसको लेके सबसे पहले हम देखते हैं कोट मोहम्मद अली जिन्ना का क्या है, जिनको फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। उन्होंने इसराइल के बारे में क्या कहा था, उनका ये कहना था, एवरी मैन एंड वुमन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड विल डाई बिफोर ज्यूरी सीजेस जेरूसलेम। यानी कि जूइश स्टेट के बिल्कुल अगेंस्ट थे। आई होप द ज्यूज विल नॉट सक्सीड इन देयर नेफेरियस डिजाइंस, कि वो जो अपना एक इसराइल बनाना चाहते हैं पैलेस्टीन के अंदर, और जितना पैलेस्टीन ने उनको जगह दी है, इतनी जगह तो किसी ने किसी को भी आज तक नहीं दी होगी, ऐसा इनका कहना था। तो इनका ये कहना था कि कोई भी जेरूसलेम के ऊपर उनका हम कब्जा नहीं होने देंगे। ये मोहम्मद अली जिन्ना, जो फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है जिनको, ये उनका स्टैंड था टुवर्ड्स इसराइल। In initial context between Pakistan and Jewish state happened in London in 1950। जो Jewish state जिसको पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन इनके साथ इनके जो पहले कॉन्टैक्ट थे हमें 1950 में देखने को मिले थे। कहाँ पे? लंदन के अंदर, जिसमें पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया गया, जब इसराइल एस्टेब्लिश हो रहा था, जब Jewish स्टेट को एस्टेब्लिश किया जा रहा था, तो वर्ल्ड वाइड ज्यूज को कहा गया था आप इसराइल की तरफ आइए, ट्रैवल कीजिए, सो दैट एक ज्यूइश स्टेट को एस्टेब्लिश किया जा सके प्रॉपरली, जिसके अंदर ज्यूज रह सकें। तो उसमें बहुत सारे ज्यूज जो हैं वो अफगानिस्तान में भी रह रहे थे। तो इसराइल ने पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट किया था कि आप इनको पैसेज दीजिए ताकि ये पाकिस्तान से होके कुछ टाइम पैसेज लेके ये इंडिया में जा सकें, और इंडिया से हम इनको ट्रांसपोर्ट करवा लेंगे इसराइल की तरफ, क्योंकि इंडिया से भी कुछ ज्यूज जो है वो ट्रैवल करने वाले हैं टू इसराइल, उन्हीं के साथ ये ज्यूज भी ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई परमिशन ज्यूज के लिए नहीं दी, अफगानिस्तानी ज्यूज को ट्रैवल करने का इन्होंने कोई भी परमिशन नहीं दी। बाद में इन्हीं ज्यूज की जो मूवमेंट है वो वाया ईरान करवाई गई थी। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा, देखिए ईरान ने भी इस टाइम पे इसराइल को सपोर्ट किया था, जबकि पाकिस्तान ने सपोर्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं 1948 की अरब इसराइल वॉर के टाइम पे पाकिस्तान का क्या स्टैंड था। तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने भी बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाया है अपने एंटी इसराइल एजेंडा के अंदर। ड्यूरिंग 1948 अरब इसराइली वॉर, पाकिस्तान हैड परचेज 3 मिलिट्री ग्रेड एयरक्राफ्ट फॉर इजिप्टियंस। ऐसा वर्ल्ड की जो इंटेलिजेंस जो बाद में निकल के आई है, जो जिसको बाद में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था, उसमें ये पता चला था कि पाकिस्तान ने 1948 में ही, जब पाकिस्तान को क्रिएट हुए 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसी टाइम पे पाकिस्तान के पास जो लिमिटेड फंड्स थे, उन्हीं फंड्स में से इन्होंने 3 एयरक्राफ्ट सिर्फ इसलिए खरीदे थे ताकि वो इसराइल के अगेंस्ट यूज किए जा सके। पाकिस्तानी एयरफोर्स सेंट अ ग्रुप ऑफ फाइटर पायलट्स टू एक्सचेंज इसराइलीज टू एंगेज इसराइलीज ड्यूरिंग 6-day वॉर इन 1967। पाकिस्तान ने अपने फाइटर पायलट्स को भेजा था 1967 की वॉर के अंदर, 6-day वॉर के अंदर, ताकि इसराइल को हराया जा सके। ये पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। 1982 इसराइल लेबनान वॉर, 1982 में इसराइल और लेबनान की वॉर हुई थी, जिसमें बात बेरूट तक चली गई थी। इर्रेगुलर पाकिस्तानी वॉलंटियर्स सर्व्ड पीएलओ एंड 50 वर टेकन प्रिजनर। 50 पाकिस्तानी वॉलंटियर्स को पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजा गया था कि वो इनकी तरफ से लड़ेंगे इसराइल के साथ। 50 को तो उसमें से सिर्फ इसराइल ने बंदी ही बनाया था, प्रिजनर ही बनाया था। उससे कितने ज़्यादा गए थे उसका इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कहीं भी पब्लिक फोरम पे अवेलेबल नहीं मिलता है। तो इससे हमें दिखता है कि पाकिस्तान मिलिट्री की कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है इन दी एंटी इसराइल एजेंडा, उन्होंने कितना एक्टिवली अपने आप को इन्वॉल्व किया है इन दी एंटी इसराइल एजेंडा। तो ये बेसिस बनाता है इसराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। मोसाद sought India's help to destroy Pakistani nuclear program like Ops Opera या Babylon in 1981, but this plan was shelved post Indira Gandhi's assassination in 1984। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ऑप्स ओपेरा क्या, ऑपरेशन ओपेरा या ऑपरेशन बेबीलोन जिसको कहते हैं, जिसको 1981 में कंडक्ट किया गया था। ये ऑपरेशन क्या था? ये ऑपरेशन था इराकी न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट। इराक भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर सकता था, उनके पास अपना न्यूक्लियर रिएक्टर था, जिसको मोसाद ने यूजिंग द एयरफोर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था 1981 में, जिसको कहा जाता है ऑपरेशन ओपेरा या ऑपरेशन
बेबीलोन। इसके तहत उन्होंने इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था एयरफोर्स को यूज़ करके। ऐसा ही प्लान मोसाद ने इंडिया को भी दिया था 1983 के अंदर कि हम पाकिस्तान का कम्प्लीटली न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको शट डाउन कर देंगे, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आप हमारी एयरफोर्स को रिफ्यूल करने का मौका दीजिए अपने यहाँ पे, जिसके लिए हम गुजरात में आपका जो जामनगर एयरफोर्स बेस है उसको हम यूज़ करेंगे फॉर रिफ्यूलिंग, और वहाँ से हम टेक ऑफ करके जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको बिल्कुल समाप्त कर देंगे। और इस प्रोग्राम के लिए पहले उस टाइम पे इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जी ने इसके लिए उनको बिल्कुल हाँ कर दी थी, उनको एग्री कर दिया था कि हाँ हम ठीक है, हम इसके लिए रेडी हैं, आप इसको कीजिए। लेकिन उन्होंने इसको पोस्टपोन करके रखा कि आप अभी मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ये करके जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान की फोर्थ वॉर स्टार्ट हो जाएगी। उसका नुकसान आपको नहीं होगा, उसका नुकसान हमें देखना पड़ेगा। तो अभी मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, अभी इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, वी विल डू इट इन लेटर ऑन, अभी इसको पोस्टपोन करके रखते हैं। लेकिन 1984 में हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है। उसके बाद ये कंप्लीटली प्लान जो है ये शट डाउन कर दिया जाता है, बिल्कुल शेल्फ कर दिया जाता है। उसके बाद इंडिया में इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बची ही नहीं बहुत वर्षों तक कि कोई भी इस तरह का डिसीजन ले पाए, और ये प्लान जो है बिल्कुल शेल्फ हो गया। उसके बाद 1998 में हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो पोजेस कर लिए। डैनियल पर्ल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में। किल्ड बाय आईएसआई फॉर ट्रेसिंग तालिबान आईएसए टाइज। ये लाइन का मतलब समझने के लिए पहले हमें दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए कि तालिबान और आईएसआई यूएसए के लिए क्या है। तालिबान जो है वो एंटी यूएसए फोर्स है फॉर यूएसए, वो इनको कम्प्लीटली एंटी यूएसए देखते हैं। हमने यूएसए अफगानिस्तान की 2001 में स्टार्ट हुई वॉर भी देखी है जो कम्प्लीटली एंटी तालिबान ही रही है। तो तालिबान एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो व्यू है वो कम्प्लीटली एंटी यूएस है। जो 2001 के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक्स हैं उसमें भी तालिबान का ही मेजर रोल है। और आईएसआई जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, और पाकिस्तान के साथ यूएसए के रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान को बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट यूएसए द्वारा ही सप्लाई होता है, इंक्लूडिंग उनके जो मेन एयरक्राफ्ट हैं आज की डेट में ऑपरेशनल F-16 वो यूएसए द्वारा ही सप्लाइड है। तो पाकिस्तान और यूएसए एक तरफ बहुत अच्छे उनके रिलेशंस हैं, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का नेबर है अफगानिस्तान, वहाँ पे तालिबान जो है वो कम्प्लीटली एंटी यूएसए उनकी स्ट्रेटजी रही है। डैनियल पर्ल एक जूइश अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जिनको आईएसआई ने मरवा दिया था। पाकिस्तान के अंदर ये काम कर रहे थे, ये पाकिस्तान के अंदर से न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करते थे। इनको आईएसआई ने मरवाया था पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया था कि तालिबान और आईएसआई के डायरेक्ट लिंक्स हैं और ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर काम करते हैं, जिससे कि पाकिस्तान का एंटी यूएसए एजेंडा भी सामने आ रहा था। तो ये यूएसए के लिए काफ़ी शॉकिंग था जब उन्हें पता चल रहा था कि जो पाकिस्तान है वो किस तरह से एक तरफ यूएसए का फ्रेंड बनता है और दूसरी तरफ कैसे उनके ही अगेंस्ट ऑपरेशंस में उनके ही एनिमीज को हेल्प करता है। हाउएवर, और इसके अलावा जो एक और पॉइंट हमें जानना चाहिए पाकिस्तान से रिलेटेड वो है इंटेलिजेंस कोऑपरेशन अंडर जियाउल हक फॉर एंटी सोवियत ऑपरेशन इन अफगानिस्तान। लेकिन हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मोसाद और आईएसआई के अच्छे कोऑपरेशन था ड्यूरिंग जब जियाउल हक जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो पार्ट ले रहा था एंटी सोवियत ऑपरेशन इन अफगानिस्तान। एंटी सोवियत ऑपरेशन जो अफगानिस्तान में किया गया था जो मेनली ड्रिवन था बाय यूएसए, उसमें यूएसए के जितने भी एलाइज थे वो सारे एक साथ आए थे उसमें, जिसमें पाकिस्तान का बहुत मेजर रोल था बिकॉज पाकिस्तान वॉज दी नेबरिंग कंट्री। इसराइल का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था बिकॉज इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बहुत स्ट्रांग थी, इसराइल की जो एयरफोर्स थी वो बहुत स्ट्रांग थी, और उनकी वजह से हमें आईएसआई और मोसाद के बीच में काफ़ी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और कोऑपरेशन देखने को मिला था ड्यूरिंग एंटी सोवियत ऑपरेशन इन अफगानिस्तान। लेकिन उसके बाद से ये जो कोऑपरेशन है ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया जैसे ही सोवियत्स को ड्रिवन आउट किया गया अफगानिस्तान से। उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान ने वापस अपने वही स्टैंड ले लिए एंटी इसराइल वाले, और इसराइल के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस में भी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जिस वजह से पाकिस्तान और इसराइल के रिलेशंस ना तो कभी फॉर्मलाइज हुए ना कभी नॉर्मलाइज हुए, ना ही उन्होंने एक दूसरे के सपोर्ट में कभी भी कोई स्टेटमेंट दी। इनफैक्ट पाकिस्तान ने हमेशा ही एंटी इसराइल स्टेटमेंट्स कंटिन्यूसली दी हैं, और ये स्टेटमेंट सिर्फ उनकी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, उनकी मल्टीपल रिलीजियस पार्टीज और पीपल जो पब्लिक है उनके द्वारा भी ऐसे सेंटीमेंट्स पब्लिकली बहुत बार शोकेस किए गए हैं। और उनका जो सपोर्ट है टुवर्ड्स अरब वर्ल्ड या टुवर्ड्स पैलेस्टीन वही उन्होंने ओपनली एक्सप्रेस आज तक किया है।
तो इसमें हम देखते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान का प्रोग्राम तो सैंक्शन कर दिया है यूएसए ने कि हाँ ठीक है, हमें पाकिस्तान का प्रोग्राम सैंक्शन करना है ताकि ये कोई नई मिसाइल जो है उसको डेवलप ना कर सकें और ये साउथ एशिया के बाहर के जो टारगेट्स हैं उनको टारगेट ना कर पाएँ। उनके मिसाइल प्रोग्राम को सैंक्शन करके उसको एटलीस्ट या तो शट डाउन कर दिया है, शट डाउन तो वो नहीं कर पाएँगे, एटलीस्ट उसको पोस्टपोन कर दिया है ताकि वो इसके बाहर अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप ना कर सकें। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। इस पूरी पिक्चर के अंदर इंडिया के पास कौन-कौन सा मिसाइल सिस्टम्स है। इंडिया currently possesses nuclear capable Agni 5 ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जिन बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है उन्हें हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं। अभी तक आईसीबीएम रेंज की कोई भी मिसाइल जो है वो पाकिस्तान पोजेस नहीं करता है। इंडिया के पास जो ऐसी मिसाइल है वो है अग्नि 5 जिसकी रेंज 5000 से 7000 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है। ऑन 11 मार्च 2024 पीएम एक्सप्रेस जॉय पोस्ट कंप्लीशन ऑफ मिशन दिव्यास्त्र फॉर मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 यूजिंग MIRV। अग्नि 5 को डेवलप किए हुए हमें लगभग एक डिकेड से ऊपर हो चुका है, लेकिन पहली बार हमने 2024 में MIRV टेक्नोलॉजी यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स जिसकी मैंने बात की थी कुछ देर पहले, वो पहली बार इंडिया ने टेस्ट किया था 11 मार्च 2024 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए। मिशन दिव्यास्त्र क्या है जिसको 2024 में ही इंडिया ने कल्मिनेट किया। तो इस मिशन के तहत भारत ने फर्स्ट टाइम इंडिजिनसली डेवलप्ड MIRV टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया था विद अग्नि 5 मिसाइल। यानी कि अब हमारी अग्नि 5 मिसाइल जो है वो MIRV टेक्नोलॉजी के साथ लेस है और वो MIRV टेक्नोलॉजी के तहत ही कहीं पे भी अटैक कर सकती है विद इन इट्स रेंज, जिसमें कि मल्टीपल टारगेट्स को इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स टारगेट कर पाएंगे। यानी कि जब ये मिसाइल कहीं पे अगर अटैक करती है तो एटमॉस्फेयर में एंट्री के टाइम पे ये मल्टीपल वॉरहेड्स में स्प्लिट हो जाएगी और वो मल्टीपल वॉरहेड्स इंडिपेंडेंटली मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक करके उनको हिट कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जो है इंडिया ने 2024 में किया, जबकि पाकिस्तान इसको 7-8 साल पहले अचीव कर चुका है, डेफिनेटली विद सम एक्सटर्नल हेल्प। और हमने ये बिल्कुल इंडिजिनसली बिल्कुल अपने साइंटिस्ट ने अपने आप इसको अचीव किया है। और फाइनली हम इस चीज़ के लिए अब डेटरेंस हमारे पास अवेलेबल है। Reports published in various news outlets mention Agni Mark 2 under development with a possible range of 9000 kilometers। यानी कि कुछ जो न्यूज़ एजेंसीज उनकी ये रिपोर्ट है कि अग्नि 5 के मार्क 2 का भी हम ये अग्नि 5 का मार्क 2 है, अग्नि 5 के मार्क 2 पे इंडिया ऑलरेडी काम कर रहा है जिसकी रेंज 9000 किलोमीटर तक हो जाएगी। यानी कि हम एशिया के बाहर विद 5000 किलोमीटर्स हम एशिया के लगभग मैक्सिमम कंट्रीज को अपनी रीच में रखते हैं। विद 9000 किलोमीटर्स विल सरपास दी यूरेशियन प्लेट और हम यूरेशियन प्लेट के बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज को टारगेट करने के लायक हो जाएंगे। ऐसा इंडिया का डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स है जो इंडिया पोसेस करता है। इंडिया के पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं। सबसे पहले आती है निर्भय क्रूज मिसाइल जो कि है सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम, जिसको डेवलप करने में इंडिया को सबसे ज़्यादा टाइम लगा। ये वो प्रोग्राम है जिसमें काफ़ी हमें स्टार्टिंग में फेलियर्स देखने को मिले। ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जिसकी जो स्पीड है वो 0.9 मैक्स है। 1 मैक जो है वो साउंड की स्पीड को कहा जाता है। ये साउंड की स्पीड से जस्ट थोड़ा सा कम इसका स्पीड होता है और 0.9 मैक की स्पीड ये पोसेस करती है निर्भय क्रूज मिसाइल सिस्टम्स। क्योंकि ये क्रूज मिसाइल सिस्टम है तो इसको ट्रैक डाउन करना डेफिनेटली डिफिकल्ट है। जैसे हमने टोमाहॉक मिसाइल का भी थोड़ी देर पहले बात किया, ये लगभग उसी कैटेगरी की मिसाइल है। इसकी रेंज जो है वो बताया जा रहा है कि 1000 से लेके 1500 किलोमीटर्स के बीच में है। यानी कि ये मिनिमम रेंज जो है 1000 किलोमीटर्स की पोसेस करती है। इसका जो सक्सेसफुल टेस्ट है वो पिछले 1.5 साल के अंदर ही किए गए हैं, जिसके बाद इसको सक्सेसफुली इंडक्ट भी कर दिया जाएगा। और जब भी इसका मार्क 2 हम बनाते हैं तो वो 1500 किलोमीटर्स को पास कर सकता है। उससे बियॉन्ड हम इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक इसकी रेंज जो है लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है और एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि जो अर्थ की ट्रेजेक्ट्री के साथ साथ ट्रैवल करेगी। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम है हमारे कंट्री का, जिसको हमने इंडिजिनसली कंप्लीटली डेवलप किया है। सेकंड है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम के अंदर। क्रूज मिसाइल सिस्टम के अंदर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट वेपन है जो कि है ब्रह्मोस, जो हमारा मेन वेपन है क्रूज मिसाइल कैटेगरी के अंदर। ये वो मिसाइल है जो इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप की थी। इसमें ब्रह जो है वो सिग्निफाई करता है ब्रह्मपुत्रा रिवर को, और मॉस जो है वो मॉस्कव रिवर को सिग्निफाई करता है जो कि रशियन रिवर है। उन दोनों के नाम को मिला के ब्रह्मोस मिसाइल का नाम बनता है। इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स इंडिया ने डेवलप किए हैं, हमारे ऑलरेडी इंडक्टेड है ये मिसाइल। ये सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर भी ये और बहुत सारे हमारे शिप्स के अंदर ये मिसाइल्स जो हैं ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं।
जिसका फर्स्ट हमने वेरिएंट डेवलप किया था वो 290 किलोमीटर रेंज का था। जो सेकंड हमने वेरिएंट इसमें डेवलप किया वो लगभग 400 किलोमीटर्स की रेंज रखता है। और बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स का ये कहना है कि इंडिया इसके नेक्स्ट वर्जन पे काम कर रहा है जो लगभग 800 किलोमीटर्स तक हमारी रेंज जो है उसके लिए इसको डेवलप करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है जो इंडिया पोजेस करता है और जिसको इंडिया ने काफ़ी एक्सपोर्ट भी किया। हमने फिलीपींस के साथ और बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ हमने देखा है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इंक्लूडिंग फिलीपींस, वियतनाम, जिनके साथ हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिलीपींस में ऑलरेडी इसकी बैटरीज एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट आता है आकाश मिसाइल सिस्टम। ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा था आकाश मिसाइल सिस्टम, क्योंकि हमने इसको वेरी रिसेंटली आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसको पोजेस करते हैं, यानी कि जिनको इंडिया ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका है, जिसमें सूडान का भी एक नाम सुनने में आता है। तो ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज लगभग ये एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल सिस्टम, इसको आकाश मिसाइल सिस्टम को जब डेवलप किया गया था एज सरफेस टू एयर मिसाइल की तरह डिज़ाइन किया गया था, जहाँ यानी कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट का अटैक होता है तो आकाश मिसाइल सिस्टम एक एंटी मिसाइल सिस्टम की तरह काम करेगा, सरफेस टू एयर मिसाइल्स का काम करेगा, जैसे हम S-400 का नाम सुनते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो मात्र वैसे तो 30 किलोमीटर है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हमने रिसेंटली इसको आर्मेनिया को भी एक्सपोर्ट किया और बहुत सारे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग बहुत सारे कंट्रीज़ है जिन्होंने इसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया, इंक्लूडिंग फिलीपींस, इजिप्ट, और हो सकता है ब्राज़ील भी इसके अंदर इंटरेस्ट शो कर चुका है। तो हो सकता है हम बहुत सारे कंट्रीज़ को इसको भी एक्सपोर्ट करें। ये एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है अस्त्रा मार्क 2 एंड अस्त्रा मार्क 3। इनको ये दो मिसाइल सिस्टम्स ऐसे हैं जो बहुत न्यूज़ में रहे हैं पिछले 2-3 साल में। अस्त्रा मिसाइल्स जो हैं ये बियॉन्ड विजुअल रेंज इनको कहा जाता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं। एयर टू एयर यानी कि इनको फिट किया जाता है एयरक्राफ्ट के ऊपर और ये किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को ही हिट करती हैं। हमने अगर बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद का जो पीरियड देखा हो, जिसमें हमारे पायलट जो थे जिनको पाकिस्तान ने पकड़ा था, अभिनंदन, उन्होंने भी एक एयर टू एयर मिसाइल ही फायर की थी जिससे उन्होंने एक F-16 को गिराया था, R-73 मिसाइल पर्टिकुलरली। तो वैसी ही मिसाइल सिस्टम्स इंडिया ने खुद भी डेवलप की हैं। इस रेंज जो एयर टू एयर मिसाइल्स में वर्ल्ड फेमस मिसाइल हैं वो है मेट्योर मिसाइल, जो कि राफेल एयरक्राफ्ट के अंदर फिटेड हैं। वैसी ही मिसाइल सिस्टम्स अब इंडिया खुद डेवलप कर चुका है, एयर टू एयर मिसाइल्स। इसमें अगर हम मार्क 2 की बात करें तो इनकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर्स की है। जो मार्क 1 ऑलरेडी ऑपरेशनल है सुखोई एयरक्राफ्ट और तेजस एयरक्राफ्ट एंड MiG-29 के ऊपर, उसकी रेंज लगभग 190 किलोमीटर्स के आसपास बताई जाती है, 160 टू 180 किलोमीटर्स के बीच में बताई जाती है। और सेकंड मार्क 2 जो है, जिसके ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं कंप्लीट, इनकी रेंज लेकिन अभी तक ये इंडक्ट नहीं हुई है, इसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर्स के आसपास बताई जाती है, विच इज़ वेरी क्लोज टू मेट्योर मिसाइल्स। और मार्क 3 एक ऐसी मिसाइल है जिसको DRDO ऑलरेडी डेवलप कर रहा है, जिसकी जो रेंज है वो लगभग 400 टू 500 किलोमीटर्स जो है वो क्रॉस कर सकती है। इसकी जब भी इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हो जाएगी तो इसकी रेंज हमें बताई जाएगी, जो कि शायद वर्ल्ड की बेस्ट मिसाइल सिस्टम्स में अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि इसकी रेंज बेस्ट हो जाएगी वर्ल्ड में। तो ये तीसरी मिसाइल है जिसको हम डेवलप कर लेंगे इन फ्यूचर। उसके अलावा एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका टेस्ट लास्ट मंथ ही इंडिया ने किया है। बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स को पोजेस करते हैं। उसमें रशिया नंबर 1 पे है, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल्स का टेस्ट भी किया था और उनको यूज़ भी किया है ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर। ज़िरकॉन एक मिसाइल है रशिया की इन हाइपरसोनिक कैटेगरी, जिसको उन्होंने यूक्रेन वॉर के अंदर भी यूज़ किया है। चाइना भी पोजेस करता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स को। अब इंडिया ने अपना ही 4th कंट्री बन गया इंडिया, जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर लिया है सक्सेसफुली। अब हम इसको डेफिनेटली फ्यूचर में इंडक्ट करेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो मार्क 7, मार्क 8 की स्पीड पे हमें जाती हुई नजर आती हैं, जिसको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता, जिसके अगेंस्ट अभी तक कोई भी एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स दुनिया में नहीं है। तो इस मिसाइल का जो टेस्ट इंडिया ने कर लिया है, इससे इंडिया सेलेक्ट क्लब ऑफ कंट्रीज में शामिल हो जाता है। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, इंक्लूडिंग इजराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस किस तरह से रहे हैं और क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान मिलिट्री ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं इजराइल के अगेंस्ट, क्या क्या उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं और कैसे पाकिस्तान और इजराइल के रिलेशंस थ्रू आउट द हिस्ट्री रहे हैं, क्यों USA को सैंक्शन करना पड़ा पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम, क्या उसके रीजंस हैं पॉसिबल, हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया। कौन कौन से मिसाइल सिस्टम्स हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान पोजेस करता है और कौन कौन से मिसाइल सिस्टम्स हैं जो इंडिया पोजेस करता है या इंडिया फ्यूचर में डेवलप करने की सोच रहा है। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।